नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इस श्रृंखला में उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन कर रहे थे। इसमें एक पहला लेक्चर हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय देखा गया है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश का भूगोल देखते हैं। एक भूगर्भिक दृष्टि से यूपी यानी उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का मतलब ये हुआ जैसे कि पृथ्वी आज से देखिए, जब पृथ्वी का अस्तित्व नहीं था, जैसे कि कोई भी ग्रह का निर्माण होता है सुपरनोवा से होता है। सुपरनोवा मतलब ग्रह के निर्माण की एक ऐसी अवस्था होता है जहाँ पर ग्रहों का निर्माण गैस और धूल कणों से होता है। उसमें एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से वहाँ पे एक रोटेशन होता है। रोटेशन की वजह से क्योंकि और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लगता है और गैस जो है कि लिक्विड में कन्वर्ट होता है प्रेशर की वजह से। लिक्विड से फिर सॉलिड। ठीक है, जैसे पृथ्वी सॉलिड बना गैस से लिक्विड से सॉलिड में। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी पे स्थल खंड, ठीक है, और महासागर का निर्माण हुआ। जो पूरा स्थल खंड था वो एक ही में जुड़ा हुआ था। ठीक है, उस महाद्वीप को पैंजिया नाम दिया गया। ठीक है, हाँ, उसके चारों तरफ जो महासागर था, एक विशाल जलराशि थी, उसको पैंथालसा कहा गया। देखिए, इस फिगर से थोड़ा सा हम स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पूरा पृथ्वी है, इसमें बीच में एक स्थल खंड है। ठीक है, इस स्थल खंड में बीच में एक छोटा सा सागर था। ठीक है, सागर छोटा सा था बीच में। देखिए, चारों तरफ जो ये जलराशि है, ठीक है, चारों तरफ जो जल है, ठीक है, ये विशाल महासागर को, मतलब सारे महासागर आपस में जुड़े हुए थे, आज भी लगभग जुड़े हुए हैं। तो इस महासागर को, ठीक है, देखिए पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा ये यहाँ से एक आधार डेवलप हो जाएगा तो आगे समझने में आसानी होगा। जो एक विशाल जलराशि है, बोले तो सामान्य भाषा में महासागर। ठीक है, इस महासागर को हम पैंथालासा नाम जाते थे। ठीक है, पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पैंथालासा, ठीक है, इसको पैंथालासा कहते थे। जो एक ही महाद्वीप था, ठीक है, एक ही महाद्वीप था, मतलब पूरा महाद्वीप एक ही में जुड़ा हुआ था। उस महाद्वीप को पैंजिया कहा गया। ठीक है, उस महाद्वीप को क्या, पैंजिया कहा गया। ठीक है, इसी में बीच में एक छोटा सा सागर था। उस सागर को हम तेथिस सागर के नाम से जानते थे। ठीक है, तेथिस सागर, तेथिस सागर। ठीक है, आज जो इंडिया में, मतलब जम्मू कश्मीर में जो पेंगोंग झील है, ठीक है, इसी का अवशिष्ट है। ठीक है, तेथिस सागर का ही ये अवशिष्ट है। ठीक है, जब ये आज से लगभग, ठीक है, आज से लगभग 300 साल पूर्व, ठीक है, 300 मिलियन 300 मिलियन वर्ष पूर्व की एक घटना घटती है, जिसमें ये जो एक ही महासागर, एक महाद्वीप था जो पैंजिया था, इसमें विखंडन प्रारंभ हो जाता है। मतलब एक सीधी सी एक लाइन में यदि मैं आपसे कहूँ तो आज से 300 मिलियन वर्ष इस पैंजिया में विखंडन प्रारंभ होता है। कुछ भाग उत्तर की तरफ प्रवाह होता है, कुछ दक्षिण की तरफ। जो उत्तरी भाग था, ठीक है, इस महाद्वीप का, पैंजिया का जो उत्तरी भाग था, उसको अंगारा लैंड नाम दिया गया। ठीक है, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। ठीक है, ठीक है, से उत्तरी भाग को मतलब अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, दो नामों से जाना जाता है इसको। लॉरेंसिया भी कहीं कहीं आप देखेंगे। ठीक है, इसे जो टूट करके, मतलब उत्तरी भाग की तरफ टूट कर विखंडित होकर के जो महाद्वीप बने, उस महाद्वीप में यूरोप हो गया, एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। जो दक्षिणी भाग था, जिसमें गोंडवाना लैंड हम कहते हैं, इस गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का निर्माण हुआ। ठीक है, विश्व में जो सातों महाद्वीप का निर्माण होता है, एक लाइन में कहें कि विश्व में सातों महाद्वीप थे, पहले आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व एक ही में जुड़े हुए थे और बाद में धीरे धीरे इनसे विखंडन हुआ, सारे महाद्वीप टूट करके लगभग अलग हो गए। आज विश्व में पूरे 7 बृहद महाद्वीप हैं। ठीक है, आइए, ये थोड़ी सी भूमिका हो गई, इसके बारे में देखते हैं फिर आगे। मतलब जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, ठीक है, इसी गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड जो कि भारत की गोंड जनजाति है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरे नंबर पर गोंड है। ठीक है, नहीं, इस नई वाली जो जनगणना है, नई वाली जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति इसमें गोंड हो गई है। ठीक है, इसी गोंड जनजाति के नाम पर गोंडवाना लैंड का नाम पड़ा हुआ है। अब इसमें जो विभिन्न शैलक्रम है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में विभिन्न शैलक्रम है, उसके बारे में देखते हैं।
बिंद क्रम की शैलें, ठीक है। शैल क्रमों का शैल के निर्माण का एक समूह होता है, ठीक है। उस समूह को थोड़ा सा एक लाइन में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए। सबसे जो प्राचीनतम, ठीक है, जो प्राचीनतम चट्टानी संरचना होगा, ठीक है, उसको आर्कियन कहा जाता है, ठीक है, आर्कियन संरचना, ठीक है। सबसे प्राचीनतम आर्कियन होगा। आर्कियन के बाद आपका कुडप्पा, ठीक है, कुडप्पा। आर्कियन के बाद कुडप्पा का निर्माण हुआ। कुडप्पा के बाद विंध्यन, ठीक है, विंध्यन, ठीक है, विंध्यन शैल क्रम का निर्माण हुआ। विंध्यन के बाद आपका गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना शैल क्रम का निर्माण हुआ, ठीक है। इस सारे शैल क्रम का ये निर्माण का क्रम यही है। इनमें सबका देखिए, सबकी अलग अलग विशेषता है। जो सारी चट्टानी संरचना है, ठीक है, ये सबसे प्राचीनतम है, ठीक है, सबसे सबसे प्राचीनतम है। इसमें कोई भी जीवाश्म का प्रमाण नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है कि आपको जीवाश्म का, ठीक है, इसमें जीवाश्म का प्रमाण नहीं मिलेगा, मतलब इसमें जीवाश्म का निक्षेप नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आर्कियन चट्टान है, ठीक है, ये टूटने फूटने से, मतलब इसका अपरदन और अपक्षयन होने से, आर्कियन चट्टानों का अपरदन और अपक्षयन होने से कुडप्पा संरचना का निर्माण हुआ, ठीक है। कुडप्पा का जो अपचयन और अपरदन हुआ, ठीक है, इसका जो अपक्षयन और अपरदन हुआ, इसके बाद से विंध्य शैल क्रम का निर्माण हुआ, ठीक है। विंध्य के बाद गोंडवाना, ठीक है, विंध्य के बाद गोंडवाना। जो कोयला है, ठीक है, जो कोयला का निक्षेप मिलता है, कोयला और पेट्रोलियम आदि, ठीक है, इसी गोंडवाना समूह में मिलता है, मतलब इसमें जीवाश्म के निक्षेप मिलेंगे। विंध्य क्रम की जो शैली चट्टानें हैं, ठीक है, विंध्य क्रम की जो शैल समूह है, इसकी विशेषता यह है, यह परतदार है, ठीक है, यह परतदार है, हाँ, ये परतदार है। इसमें जो है कि बालू वगैरह, ठीक है, बालू से निर्मित जो चट्टानी संरचना अधिक मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, विंध्य देखिए, विंध्य शैल क्रम की जो चट्टानी संरचना है, उसकी विशेषता यहाँ पे बता रहा है। राज्य के दक्षिण में स्थित, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र विंध्य शैल समूह के द्वारा निर्मित है। विंध्य शैल समूह का निर्माण जो है कि प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन जो अभी आपको क्रम में बताया कि आर्कियन के भी जो है कि टूटा फूटा, मतलब इसका निक्षेपण हुआ, ठीक है, वियोजन वगैरह हुआ, इसका डिकम्पोज हुआ आर्कियन चट्टान का। तो इसके बाद कुडप्पा बना, कुडप्पा के बाद बिंद के बाद गोंड शैल क्रम समूह का निर्माण होता है। इसमें जो कि खनिज संसाधन किस तरह के मिलेंगे, चूना पत्थर होगा, ठीक है, डोलामाइट होगा, लाल बलुआ पत्थर आदि होंगे इसमें विंध्य शैल क्रम में। कैमूर श्रेणी का निर्माण विंध्य शैल समूह के द्वारा ही हुआ है, ठीक है, से निर्मित हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के बाघेल, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड तक फैली हुई है। इसका विस्तार जो है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तक फैला हुआ है, ठीक है। देखते हैं आगे, कैमूर श्रेणी की खनिज चट्टान, ठीक है। अब देखिए कैमूर श्रेणी एक्चुअल में जो विंध्यन श्रेणी है ना, विंध्यन श्रेणी का अगला विस्तार है। विंध्य का विस्तार देखेंगे तो विंध्यन श्रेणी का ऐसे है, ठीक है, ऐसे विंध्यन है। इस तरह का आप सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा जब उत्तर प्रदेश के बाद जो पूरा इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा तो उसमें डिटेल देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी चट्टानी संरचना है, ठीक है। ये कैमूर श्रेणी का जो खनिज चट्टानी संरचना है, इसमें क्वार्टाइट हो, ठीक है, कांग्लोमेरेट होगा, लाल बलुआ पत्थर होगा, ठीक है, क्वार्टाइट, कांग्लोमेरेट और लाल बलुआ पत्थर। विंध्य शैल समूह से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग जो कि आगरा और उसके आसपास की मुगलकालीन इमारतों में किया गया। देखिए, अगर एक लाइन में आपसे मैं कहूँ, जो आपका विंध्य शैल समूह है, ठीक है, विंध्य शैल समूह की विशेषता ये है कि यह इमारती, ठीक है, इमारती संरचना, ठीक, मतलब इमारती पत्थर, ठीक है, मतलब इमारत के निर्माण में, ठीक है, भवन के निर्माण में इस शैल समूह का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह परतदार चट्टानें हैं, ठीक है। जो शैल समूह है यह एक परतदार चट्टान है, ठीक है, परतदार है। अब बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड शैल समूह की क्या विशेषता है, यह नीश से बना हुआ है, ठीक है। नीश क्या है, जो ग्रेनाइट है, ठीक है, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का जब मेटामार्फोसिस होता है, ठीक है, मेटामार्फोसिस हिंदी में इसको कायांतरण कहा जाता है, कायांतरण। जब ग्रेनाइट का कायांतरण होता है
तो नीश बनता है, ठीक है। ग्रेनाइट की खासियत ये है कि इसमें लोहे का परसेंटेज जो है, ठीक है, लोहा यानी Fe का परसेंटेज इसमें अधिक होता है, ठीक है। खनिज, ठीक है, बुंदेलखंड जो चट्टानी संरचना है, इसमें कह रहा कि खनिज क्या है कि लाल आर्थोक्लोराइट, लाल क्वार्टजाइट और हार्न ब्लेड क्लोराइड, ठीक है, आदि इसमें बुंदेलखंड नीश में। टर्शीरी शैल समूह देखिए, टर्शीरी समूह उत्तर प्रदेश में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। टर्शीरी जो शैल समूह उत्तर प्रदेश में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला, मतलब उत्तर प्रदेश में अब हिमालय का तो भाग है नहीं। जब 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ, तो जितने पहाड़ी राज्य थे, मतलब जो भी हिमालयी राज्य क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, वो सब के सब उसमें चला गया उत्तराखंड में। मतलब 13 जिले यूपी से काट करके आपको उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। टर्शीरी शैल समूह के द्वारा हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है कि रेत, कंकड़, ठीक है, कंकड़, पत्थर, कांग्लोमेरेट तथा टर्शीरी शैल समूह से हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो शिवालिक शैल समूह थोड़े से जो कि सहारनपुर वगैरह वाले में, या जो हिमालय से नेपाल से सटा हुआ जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें थोड़े से हिमालय के भाग हैं, ठीक है। और वो विशेष करके बांगर है, ठीक है। बांगर जब नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, तो वो 3 तरह की संरचना बनाती हैं। एक है भाबर, तराई और बांगर, ठीक है। अभी आगे तराई वाला पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा भाबर, तराई और बांगर किसको कहते हैं। पहले चट्टानी संरचना पढ़ लीजिए। क्वाटरनरी शैल समूह, ठीक है, क्वाटरनरी शैल समूह कर कि राज्य के तराई एवं भाबर क्षेत्र का निर्माण क्वाटरनरी शैल समूह में हुआ है। राज्य में गंगा यमुना के मैदान में पाए जाने वाले खादर बांगर क्षेत्र का निर्माण क्वाटरनरी शैल समूह में हुआ है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कहीं से नदी निकलती है, ये नदी है, ठीक है, ये पर्वत है, देखिए पर्वत, यहाँ से नदी निकल रही है। तो जहाँ पे वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में जो एक बड़े बड़े चट्टानी संरचना यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नदी लगभग लगभग विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र को भाबर कहा जाता है, ठीक है, भाबर, भाबर जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। भाबर ये मतलब चट्टानी संरचना, यहाँ पे पारगम्यता बहुत अधिक होता है, ठीक है। पारगम्यता बहुत अधिक होने की वजह से जो कि जल है, जल सारा का सारा नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे नदी नीचे की तरफ बहती है। आप चट्टान पे देखेंगे तो घाटी सूखी सूखी नजर आएगी, लेकिन नीचे नीचे नदी बहती रहती है, ठीक है। भाबर के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो मैदानी क्षेत्र हो आ जाता है, जहाँ पे महीन मिट्टी वगैरह होती है मैदानी क्षेत्र में। ये तो पूरी तरह से पथरीली होती है, बड़े बड़े पत्थर, बाउल्डर, बजरी वगैरह यहाँ पे मिलेंगे। जब आगे थोड़े से बढ़ता है तो मिट्टी आ जाती है जो मैदानी क्षेत्र, तो यहाँ पे नदी फिर सतह पर आ जाती है, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र दलदली होता है, इसको तराई कहा जाता है, ठीक है, तराई। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिलती है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, उसको बांगर कहा जाता है, ठीक है, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। एक और क्षेत्र आते हैं जहाँ पे नदी का स्लोप ग्रेडियंट बहुत स्लो हो जाता है, मतलब नदी बहते बहते बहुत भारी हो जाती है। भारी होने का मतलब है कि नदी में भी अवसाद की मात्रा अधिक हो गई है, ठीक है। अवसाद की, नदी में अवसाद की मात्रा अधिक हो गई, तो इसका मतलब नदी भारी हो गई है, बहुत स्लो बहने लगती है। और अपने साथ जो है कि जितने निक्षेप वगैरह लाई रहती है, वो धीरे धीरे अपने ही मुहाने पर निक्षेपित खरीदती चली जाती है। मतलब इस क्षेत्र में, ठीक है, भाबर, तराई, बांगर और खादर, ठीक है, जहाँ पे हर साल बाढ़ आता है। इस वाले क्षेत्र में जो खादर वाला क्षेत्र है, हर साल बाढ़ आता है, ठीक है, इसको आप खादर कहते हैं। जैसे बिहार वाला क्षेत्र, ठीक है, बिहार वाला क्षेत्र, बिहार में हर साल बाढ़ आता है। मतलब नदी जो पहाड़ से निकलेगी, ठीक है, पर्वत वगैरह से नदी निकलेगी, तो उसके मार्ग को 3 भागों में बांटा जाता है। भाबर जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तराई जहाँ पे नदियाँ फिर सतह पर आ जाती हैं, दलदल इस क्षेत्र में होता है। आगे बढ़ती है तो वह क्षेत्र जहाँ पे हर साल बाढ़ नहीं आता है, ठीक है। बाढ़ कुछ साल, 10 साल, 15 साल, 100 साल पहले जो बाढ़ आया था, यहाँ पे मतलब पुरानी जलोढ़, ठीक है। भाबर, तराई और बांगर, तराई दलदली क्षेत्र है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। जो खादर है, खादर ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है, मतलब यहाँ पे हर साल बाढ़ आता है, ठीक है। ये नदी संरचना है, ठीक है। टर्शियरी शैल समूह, ठीक है, देख लीजिए, भाबर देख लीजिए कि
राज्य के तराई एवं भाबर क्षेत्र में निर्मित जो कि टर्शियरी शैल समूह के द्वारा हुआ है। राज्य में गंगा यमुना के मैदान में पाए जाने वाला खादर बांगर का निर्माण क्वाटररी शैल समूह के द्वारा हुआ है। ठीक है, खादर आप समझ लिए नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा। खादर कैसा होगा? नवीन। ठीक है, यह नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा खादर। बांगर, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगा ये। ठीक है, पुरानी जलोढ़ होगा ये। ठीक है, पुरानी जलोढ़ होगा। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। किसका निर्माण? भाबर एवं बांगर का खादर एवं बांगर का प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में देखते हैं। जलवायु, ठीक है, जलवायु क्या है? किसी भी क्षेत्र विशेष में आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता, तापमान, ठीक है, आर्द्रता, तापमान और वायु दाब, ठीक है, इसके सम्मिलित प्रभाव को उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। ठीक है, जलवायु देखो करके किसी भी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक मानसून या उसमें परिवर्तन का योग होता है। ठीक है, लगभग 30 वर्ष से अधिक। ठीक है, 30 वर्ष के आसपास के डाटा को एनालाइज किया जाता है और उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। मतलब उस क्षेत्र में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, वहाँ पे एयर प्रेशर कैसा है, वायुमंडलीय दाब कैसा है, इसके आधार पर उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किया जाता है कि आर्द्र जलवायु है, उष्ण जलवायु है या उपोष्ण जलवायु है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, ठीक है, उष्ण, ठीक है, उष्ण प्रधान उपोष्ण, ठीक है, उष्ण प्रधान उपोष्ण जलवायु है उत्तर प्रदेश की। जलवायु के घटक देखिए, आर्द्रता है, तापमान है, वायु आदि है। ठीक है, वायु दाब आदि ये जलवायु के घटक हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु अनेक कारकों, ठीक है, अनेक कारकों भू आकृति, ऊंचाई, अक्षांश, उच्चावच, ठीक है, लक्षण, वायु दाब, पवन, महासागरी दशाएं आदि पर निर्भर करता है। ठीक है, उच्चावच जो है कि किसी भी स्थलाकृति की ऊंचाई यदि आप सापेक्ष नाप रहे हैं, किसी सापेक्ष मतलब पर्वत के सापेक्ष, पठार के सापेक्ष या मैदान के सापेक्ष, तो उसको उच्चावच कहा जाता है। यदि इसकी निरपेक्ष ऊंचाई आप नाप रहे हैं, ठीक है, किसी पर्वत की या किसी भी मैदान की निरपेक्ष ऊंचाई बोले तो समुद्र तल से यदि ऊंचाई आप नाप रहे हैं तो उसको ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, उच्चावच मतलब उसके किसी के निरपेक्ष, किसी के सापेक्ष आप ऊंचाई नापेंगे तो उच्चावच, और समुद्र के सापेक्ष नापेंगे तो उसको ऊंचाई कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मतलब उष्णकटिबंधीय प्रधान है। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय प्रधान है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। यूपी की जलवायु को वर्षा के आधार पर दो भागों में, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। स्टॉप प्रोफेसर केंडू एंड काजी ने विभाजित किया। ठीक है, ये दो लोग प्रोफेसर थे, एक स्टॉप थे, एक प्रोफेसर केंडू, ठीक है, और डॉक्टर काजी, ये लोग मिल करके उत्तर प्रदेश की जलवायु को कई भागों में बांटे थे। ये उत्तर प्रदेश की देखिए जलवायु को दो भागों में विशेष रूप से बांटा गया है। एक आर्द्र उष्ण जलवायु, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो एक आर्द्र उष्ण जलवायु और दूसरी तरफ की साधारण आर्द्र या उपाद्र उष्ण जलवायु। ठीक है, आर्द्र और उष्ण जलवायु के फिर तराई क्षेत्र और पूर्वी, ठीक है, पूर्वी यूपी। ठीक है, तराई क्षेत्र मतलब पूर्वी यूपी क्षेत्र में जो तराई क्षेत्र है उसकी बात करें। तराई क्षेत्र हिमालय से लगा हुआ लगभग 8 से 10 किलो पट्टी, जिसका विस्तार पश्चिम से पूरब की तरफ है, यहाँ पे आर्द्रता, ठीक है, इस क्षेत्र की विशेषता है कि इस क्षेत्र में आर्द्रता बहुत अधिक होता है। साधारण आर्द्र उपाद्र या उष्ण जलवायु, ठीक है, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान और बुंदेलखंड और पठारी क्षेत्र। बुंदेलखंड और पठारी क्षेत्र इस क्षेत्र की जो जलवायु कुछ विशेष प्रकार की है, तो इसमें आगे हम देखेंगे कि वहाँ की जलवायु की क्या विशेषता है। ठीक है, आइए देखें तराई क्षेत्र की जलवायु कैसी है कि औसत वार्षिक, ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होगा। औसत तापमान यहाँ पर जनवरी में 18 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में 30 डिग्री सेल्सियस है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बहराइच, पीलीभीत, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर आदि इस क्षेत्र में आते हैं तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है कि यहाँ पे वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होगा, जनवरी में 18 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होगा और जुलाई में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं करके पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में हम देखते हैं। औसत वार्षिक जो वर्षा होगा 100 से, ठीक है,
100 से 120 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 से 120 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की तरफ घटती है, ठीक है, क्योंकि प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली मानसून की शाखा से अधिक मिलता है, मतलब अधिक होता है। उपाद्र एवं उष्ण जलवायु, ठीक है, उपाद्र एवं उष्ण जलवायु करके मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में औसत जो वार्षिक वर्षा होगा 80 से 100 सेंटीमीटर होगा। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधी और लू चलती है। शीत ऋतु में औसत तापमान 15 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बुंदेलखंड की पठारी एवं पहाड़ी, ठीक है, बुंदेलखंड का जो पहाड़ी एवं पठारी भाग है उसकी जलवायु देखते हैं। औसत वार्षिक वर्षा जो कि 100 से 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होगा। शीत ऋतु में औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की जलवायु की क्या विशेषता है कि औसत वार्षिक वर्षा जो है कि यहाँ पे 65 से 80 सेंटीमीटर होगा। शीत ऋतु में औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ऋतुओं के बारे में देखते हैं। ऋतु एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष में छोटा कालखंड होता है, ठीक है। ऋतु मतलब एक वर्ष में एक छोटा कालखंड होता है जिससे कि मौसम की दशाओं का एक विशेष प्रकार होता है, ठीक है, मतलब मौसम की दशाओं का एक विशेष प्रकार होता है। जैसे वर्षा ऋतु होगा, शीत ऋतु होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। इसके बारे में ये कह रहा है कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य का परिक्रमा करने के कारण जो कि ऋतु में परिवर्तन होता है, ठीक है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करते समय एक बार सूर्य पृथ्वी से दूर जाती है, ठीक है, पृथ्वी से दूर जाती है, एक बार पृथ्वी से नज़दीक आती है। जो पृथ्वी सूर्य से जब दूरी अधिक होता है तो उसको जो कि उपसौर, ठीक है, जो नज़दीक होता है तो उसको उपसौर स्थिति कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम है तो उसको उपसौर कहेंगे, ठीक है। ये 3 जनवरी के आसपास का है, ठीक है, 3 जनवरी के आसपास होता है उपसर। जो ऑफसर की कंडीशन है वो ऑफसर, ठीक है, एक उपसर होता है, एक अवसर होता है। अवसर जो है एक आपका 4 जुलाई के आसपास होता है जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है, ठीक है। ठंडी में देखिएगा, ठंडी में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो कि उपसौर का कंडीशन होता है इसमें दूरी कम हो जाती है, ठीक है। एक्चुअल में जितना ठंडी पड़ना चाहिए ना उससे 6% कम ठंडी पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये उपसौर की स्थिति है, ठीक है। उपसौर की स्थिति, उपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी थोड़ी सी कम हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु अवधि जो कि 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु की अवधि होता है। सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मतलब प्रदेश के तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। जून के माह में तापमान अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है। राज्य में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। अधिकतम औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस मई महीने में और न्यूनतम तापमान जो कि 21 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्वाधिक औसत तापमान प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड में जो औसत तापमान होता है 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। राज्य में सर्वाधिक गर्मी आगरा और झांसी में पड़ता है और सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ता है। मई माह में मई व जून में अत्यंत गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में नाम मात्र वर्षा होती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में नाम मात्र वर्षा होती है 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग पूरे वर्षा का 10% होती है, ठीक है। इसे मानसूनी पूर्व वर्षा भी कहते हैं। देखिए आइए, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो बारिश होता है जून से सितंबर तक इसको वर्षा ऋतु कहते हैं। प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसूनी शाखा से होती है जो कि जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी या दक्षिण पूर्वी भाग में प्रवेश कर जाती है, जिसे पूर्वी, ठीक है, या पूर्वा के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई व अगस्त में होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होगा? जुलाई और अगस्त में होगा।
प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जनपद में होता है, जहाँ पे लगभग 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तथा सबसे कम जो वर्षा होगा मथुरा जनपद में 54.4 सेंटीमीटर सबसे कम वर्षा मथुरा में होगा। प्रदेश के पूर्वी भाग में वर्षा, ठीक है, प्रदेश के पूर्वी भाग में वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में 94 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी भाग में 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा है, ठीक है। केवल गोरखपुर की बात की जाए तो 184.7 सेंटीमीटर गोरखपुर में। औसत पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए तो 112 सेंटीमीटर वर्षा पूर्वी क्षेत्र में होता है। अगर वही मध्यवर्ती क्षेत्र में देखते हैं तो 94 सेंटीमीटर वर्षा मध्यवर्ती क्षेत्र में होता है। प्रदेश के पश्चिमी मैदान में वर्षा जो है कि 84 सेंटीमीटर होता है। प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी, ठीक है, दक्षिणी पहाड़ी व पठारी भाग में जो वर्षा 91 सेंटीमीटर होता है। जैसे 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 हम हिमालय पर्वत से दूर होते जाते हैं या पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर भारत के मैदान में यदि आप पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है। पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तब वर्षा घटती हुई चली जाएगी। गोरखपुर में जहाँ 56 दिन तक संभावित वर्षा होती है, मतलब गोरखपुर में वर्षा होने की संभावना वर्षा ऋतु में गोरखपुर में 56 दिन तक बारिश होने की संभावना बनी रहती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन तक वर्षा होने की संभावना रहता है। शीत ऋतु देखिए नवंबर से फरवरी तक उत्तर प्रदेश में जो है कि मतलब अपने प्रदेश में शीत ऋतु होता है, नवंबर से फरवरी तक। प्रदेश का सबसे ठंडा महीना, ठीक है, प्रदेश का जो सबसे ठंडा महीना होगा वो जनवरी होगा। शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान में काफ़ी अंतर हो जाता है, ठीक है। दक्षिण के जो पठारी भाग है, दक्षिण के जो पठारी वो पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान जो है कि 28.3 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। दक्षिणी व पठारी क्षेत्रों में चूँकि औसत तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की तरफ मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ जैसे हिमालय की तरफ जाएंगे उत्तर भारत में, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है कि वायु का डेंसिटी कम हो जाता है। वायु की डेंसिटी जैसे कम होगी तो वायु के द्वारा ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाता है, ठीक है, इसीलिए ठंडी अधिक होती है। देखिए ये कह रहा है कि शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। उत्तर प्रदेश हिमालय पर्वत स्थित होने के कारण, ठीक है, उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित होने के कारण शीत ऋतु में प्रदेश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला मानसून, ठीक है, सागरीय क्षेत्र से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है उसके बारे में ये कह रहा है कि प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होता है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। रबी फसल मतलब गेहूँ, सरसों, मटर, चना आदि के लिए यह वर्षा लाभदायक होता है। शीत ऋतु में सबसे कम वर्षा दक्षिणी पठारी व पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। प्रदेश का भौतिक विभाजन, ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अगला कल देखेंगे प्रदेश का भौतिक विभाजन, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।